सीरीज आरएलसी सर्किट, डबल स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। सीरीज आरएलसी सर्किट को हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि अगर हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं एक एसी करंट सोर्स के अक्रॉस, तो सर्किट में वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा, उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा, वो सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। और इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा वो भी हम फाइंड करके देखेंगे, ठीक है। तीन चीजें हमने यहाँ पे दिखा रखी है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और यहाँ पे एक एसी करंट सोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि टाइम टी के ऊपर करंट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। और आई को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम पहले से जानते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस हो उसमें से जब अल्टरनेटिंग करंट को पास किया जाता है तो वो करंट और वोल्टेज को हमेशा सेम फेज में रखता है। पहले हम इन तीनों के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी आर बोल रहे हैं, वी आर बराबर होगा आई नॉट इंटू आर के। ओम्स लॉ लगाए सिंपल मैंने। रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से बताओ इंडक्टर जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा आई नॉट इंटू एक्सएल के बराबर, आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा। इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ऐसे ही कैपेसिटर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, एक्सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको मैं वीसी बोल देता हूं। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वीएल, तो वीएल है आई नॉट इंटू एक्सएल। उसी तरीके से ये जो वीसी है ये क्या होगा, आई नॉट इंटू एक्सी के बराबर होगा, ठीक है। ये तीनों बातें समझ में आ गई क्या। ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर लिख रहे हैं, ठीक है। तीनों की वैल्यूज हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है जी। अब सर्किट के अंदर टाइम टी के ऊपर जो करंट है वो है आई, टाइम टी के ऊपर करंट कितना है आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो सप्लाई की जा रही है वो कितनी है, आई नॉट। तो सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, ई नोट बोलेंगे। और ई नोट किसके बराबर होगा, ई नोट वी आर, वी एल और वी सी, इन तीनों के सम के बराबर होगा। लेकिन क्या हम इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे, वी आर, वी एल, वी सी, या फिर इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा उसको चेक करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में ऐड करना है। सीधा ही मत ऐड कर देना कि वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी इक्वल टू ई नोट, ऐसा नहीं है, पहले चेक करो। सबसे पहले तो मैं इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो कि जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, यानी कि करंट का फेजर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो टी टाइम पे अगर आप चेक करते हो तो करंट का फेज है यहाँ पे ओमेगा टी। अगर टी टाइम पे चेक करोगे करंट का फेज क्या होगा, ओमेगा टी। तो आपको एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे करंट के फेजर को यानी कि आई नोट को ड्रॉ करना होगा। लेकिन अगर मैं t इक्वल टू जीरो टाइम के ऊपर ये फेजर डायग्राम बनाऊं तो t इक्वल टू जीरो पे फेज कितना हो जाएगा, करंट का जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल पे इसको ड्रॉ करना है। अगर t इक्वल टू जीरो पे आप चेक कर रहे हो तो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल पे करंट के फेजर को ड्रॉ किया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, पहले तो हम एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे करंट के फेजर को ड्रॉ कर रहे थे या वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ कर रहे थे। ऐसा हम सिंपल करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा मैं डायग्राम सिंपल बन जाए इसलिए हमने किया है। तो मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ये कब बना रहा हूँ, t इक्वल टू जीरो पे। t इक्वल टू जीरो पे करंट का फेज हो जाएगा जीरो, तो एक्स एक्सिस से आपको 0 डिग्री एंगल पे यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही आपको करंट के फेजर को ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी आर, और जो करंट रेजिस्टेंस में से पास होता है, कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये हमेशा सेम फेज में होते हैं। याद होगा आपको कि रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज को क्या रखता है, हमेशा सेम फेज में रखता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहां ड्रॉ करना चाहिए इस डायग्राम में, बताओ सोच के। रेजिस्टेंस और करंट है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये दोनों हमेशा सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का मतलब है जिस लाइन पे आपने करंट को ड्रॉ किया है उसी लाइन पे आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इसके फेजर को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखता है। तो जिस लाइन पे आपने करंट को ड्रॉ किया है उसी लाइन पे आपको
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा 0 होता है। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VL और करंट है, उनके बीच में हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो करंट का फेजर तो हमने दिखाई रखा है। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर VL, उसको रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। आपको पता है कि जो इंडक्टर है उसके केस में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। और कितने एंगल से वोल्टेज लीड करता है? बाई π/2, 90 डिग्री से। यानी कि करंट का जो फेजर है उससे 90 डिग्री आगे आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना है, VL को। तो VL आएगा यहां पे पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, ये है अपना VL। और जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा करंट से लैग करता है। कैपेसिटर हमेशा करंट को लीड करवाता है, वोल्टेज को लैग करवाएगा। इसकी वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VC, वो करंट से पीछे रहेगा। और कितना पीछे रहेगा? 90 डिग्री पीछे रहता है। ठीक है, तो ये करंट वाला फेजर है, इससे 90 डिग्री पीछे चले जाओ। मतलब यहां पे हम किसको ड्रॉ करेंगे? VC को ड्रॉ करेंगे। तो VR इधर है, VL इधर और VC इधर है, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है उसको हम E0 बोलेंगे। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? VR। जो कैपेसिटर उसके अक्रॉस VC, इंडक्टर के अक्रॉस VL, तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, जो कि E0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको VR, VL और VC को ऐड करना है। तो क्या हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है ना। अलग अलग डायरेक्शन में तो इनको वेक्टर एडिशन से ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन से ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, वेक्टर एडिशन करेंगे और इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, यानी कि E0 फाइंड करेंगे। उसके लिए यहां पे देखो, एक चीज हमने यहां पे एज्यूम कर रखी है कि जो एक्सेल है वो एक्सिस से ज्यादा है। अगर एक्सेल ज्यादा होगा एक्सिस से, तो VL की वैल्यू VC से ज्यादा आएगी। I0 तो दोनों में कॉमन ही है। एक्सेल अगर ज्यादा है एक्सिस से, तो इसका मतलब VL की वैल्यू VC से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है। देखो, VL वाला जो वेक्टर है ये बड़ा है, VC वाला वेक्टर छोटा है। इसका मतलब VL का मैग्नीट्यूड VC से क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे? कि VL ज्यादा है और VC कम है, ये हम मान के चल रहे हैं। एज्यूम किया हमने। इसका उल्टा भी एज्यूम कर सकते हैं कि VL छोटा है VC बड़ा है, या दोनों बराबर है, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो। ये 3 केस होते हैं। तो हम एक केस लेके चल रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा, फिर जो फॉर्मूला बनेगा उससे हम बाकी के 2 केस भी स्टडी कर लेंगे। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्सेल एक्सिस से ज्यादा है, यानी कि VL VC से ज्यादा होगा, जो कि डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे। अब आपको VR, VL और VC को ऐड करना है, 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, VL और VC को। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आता है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। और कितना आएगा? VL माइनस VC के बराबर आएगा। तो ये आ गया अपने पास में कौन? VL और VC का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये VL माइनस VC आएगा। आया समझ में? तो ये है VL माइनस VC। अब इसमें आपको VR ऐड करना है। अब VR और VL माइनस VC, इनके बीच का एंगल देखो कितना है? 90 डिग्री। अब 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, उनके बीच का एंगल पता है हमको, तो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो वेक्टर एडिशन वाला जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि अगर उनके बीच में एंगल थीटा है, कोई भी 2 वेक्टर सपोज A और B, और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला होगा √(a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पे E0 नाम दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ठीक है, तो आपको क्या क्या ऐड करना है? एक तो VR ऐड करना और एक VL माइनस VC ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है? VR और VL माइनस VC, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट फाइंड कर रहा हूं, जिसको मैं E0 बोलूंगा। तो ये बराबर आएगा √, देखो, VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा रहा हूं √(a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा 2 × VR × VL माइनस VC × cos 90, और cos 90 कितना होगा? 0। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई,
और ई नोट किसके बराबर आएगा सॉल्व करने पे, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया, याद रखेंगे इसको। जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, तो यहां पे ई नोट की वैल्यू अपने पास आ गई अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगा देता हूं इसके ऊपर। ठीक है जी, अब इसी फॉर्मूले से हम एक और चीज कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो यहां पे मैंने लिखा ई नोट इक्वल टू, ये जो वी आर वी एल और वी सी इन तीनों की वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं यहां से। वी आर किसके बराबर है आई नोट इंटू आर, वी एल किसके बराबर है आई नोट एक्सएल, और वी सी किसके बराबर है आई नोट एक्स सी। पुट करो इसमें, यह आएगा आई नोट इंटू आर इसका होल स्क्वायर, यह आएगा आई नोट इंटू एक्सएल, यह आएगा आई नोट इंटू एक्स सी इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आई नोट में यहां से कॉमन लेके बाहर निकाल रहा हूं। ये देखो आई नोट इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो आई नोट स्क्वायर होगा, इसमें से भी आई नोट बाहर आएगा ब्रैकेट से तो आई नोट का स्क्वायर होगा, लेकिन अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आई नोट होके बाहर जाएगा और अंडर रूट में बचेगा इधर तो आर स्क्वायर और इधर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, अब आई नोट को इसके नीचे लिख देते हैं, तो ये बन गया ई नोट अपॉन आई नोट इक्वल टू क्या आया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। क्या आया ई नोट अपॉन आई नोट किसके बराबर आया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर के बराबर आ गया। अब याद करो ये ई नोट अपॉन आई नोट क्या चीज होती है, ये तो रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज अपॉन करंट किसको रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस को, तो ये कौन सा रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया अल्टरनेटिंग करंट के लिए इस आरएलसी सर्किट का रेजिस्टेंस। ये जो आरएलसी सर्किट है इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आ गया, और इस ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपीडेंस, जिसको मैं जेड के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जेड क्या चीज है यहाँ पे, इंपीडेंस बोलते हैं इसको। जेड का मतलब होता है आरएलसी सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका, इंपीडेंस बोलते हैं इसको। इंपीडेंस का मतलब क्या है, जब तीनों कंपोनेंट आर एल और सी सीरीज में कनेक्टेड हो एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो ये तीनों मिलके कितना अल्टरनेटिंग करंट को रोक पाएंगे, कितना अपोज कर पाएंगे, तो उस अपोजिशन को हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट। और उसका फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला ये है इंपॉर्टेंट, अलग लिख रहा हूं यहाँ पे, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, जगह जगह हम इसको यूज कर रहे होंगे, याद कर लेना ये। ठीक है, एक चीज और देखो, यहां पे वोल्टेज का जो फेजर है वो इधर आ रहा है, करंट का फेजर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब बताओ दोनों में से लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है? तो आगे कौन है दोनों में से, वोल्टेज का फेजर आगे है, तो ये क्या करेगा लीड करेगा, करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है। और कितने एंगल से लीड कर रहा है, इसको मान लेते हैं फाई। तो ये फाई क्या हो गया, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस हो गया। अब ये फाई भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना होगा। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड किसके बराबर है, VL माइनस VC के बराबर है, और ये वाली साइड है बेस, ये VR के बराबर है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये तो क्या हो गया बेस जो कि VR के बराबर है, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर जो कि VL माइनस VC के बराबर है। समझ में आया? तो यहां से बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में जो रिलेशन होता है, यानी कि tan फाई, उससे हम लिख सकते हैं tan फाई बराबर परपेंडिकुलर यानी कि VL माइनस VC डिवाइडेड बाई बेस यानी कि VR। ये आ गया अपने पास में। और अगर VL VC इन सब की वैल्यूज पुट कर दी जाए, VR इन सब की, तो ये आएगा tan फाई बराबर VL क्या होगा आई नोट इंटू एक्सएल, VC क्या होगा आई नोट इंटू एक्सी डिवाइडेड बाई आई नोट इंटू आर। VR की वैल्यू आई नोट इंटू आर होगी। अब देखो आई नोट इधर कॉमन लेके इस नीचे वाले आई नोट से आप कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी और नीचे आर बचेगा। तो जो फेज डिफरेंस अपने पास आएगा, कहां लिखो इसको, इधर ही लिख देता हूं छोटा सा, ये जो आएगा ये आएगा tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये तीसरा फॉर्मूला है जो काफी
इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। अगर फाई फाइंड करना हो तो tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर लिख देंगे इसको। अगर फाई बताना हो तो इधर ये जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। आया समझ में? ठीक है, तो तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो याद करने हैं। एक तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या गया, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से आप ई आर एम एस भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस उसमें आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे वी आर वी एल और वी सी की जगह, मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है उनकी जगह आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पुट करना होगा। बस इतना ही करना है, फिर इससे ई आर एम एस निकल के आएगा। अभी तो मैक्सिमम वैल्यू आप वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पुट कर रहे हो इस फॉर्मूले में, तो आपके पास ई नोट निकल के आया। अगर आप आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे, आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो आपके पास आरएमएस वोल्टेज यानी कि ई आर एम एस निकल के आएगा। तो इसी फॉर्मूले से दोनों कैलकुलेट होंगे। और इंपीडेंस यानी कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है एसी के लिए इस आरएलसी सर्किट का, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। फॉर्मूला क्या है इसका, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, और करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जब भी फाइंड करना हो सीरीज आरएलसी सर्किट में, तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan phi बराबर एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, आया समझ में? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाले एक दो टॉपिक इसी से रिलेटेड है। चलो आगे फिर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूं। देखो, जो सीरीज आरएलसी सर्किट हमने स्टडी किया था उसमें इंपीडेंस का फॉर्मूला अपने पास आया Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका फॉर्मूला है फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये तो सीरीज आरएलसी सर्किट की बात हुई, लेकिन हो सकता है कि सर्किट में तीनों कंपोनेंट कनेक्ट नहीं हो, सिर्फ रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हो, या रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हो, या इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हो। तो इनको हम एक अलग नाम से जानते हैं सर्किट्स को। जैसे रजिस्टर और इंडक्टर अगर कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं आरएल सर्किट, आर एल। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टर। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है सीरीज के अंदर एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो इस सर्किट के लिए इंपीडेंस कितना होगा, तो Z की वैल्यू निकल के आएगी। देखो, जो चीज सर्किट में नहीं है उसको जीरो मान लो। जैसे आरएल सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, तो कैपेसिटर नहीं है तो XC की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जो चीज नहीं है उसकी वैल्यू जीरो मान लेंगे। तो XC की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला आएगा Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये वैल्यू जीरो हो गई तो एक्सएल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, इंपीडेंस ऑफ द आरएल सर्किट का फॉर्मूला है। इसी तरीके से करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए आरएल सर्किट के लिए, तो कितना आएगा, यह आएगा tan इनवर्स। बताओ क्या लिखना है, एक्सी की वैल्यू जीरो पुट कर दो आरएल सर्किट के लिए, तो यह आएगा tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं आरएल सर्किट के लिए। इसी से मैं ये डिराइव करके आपको बता रहा हूं या इसी से कैलकुलेट करके बता रहा हूं। दूसरा हो सकता है कि आपके पास में आरसी सर्किट हो, आर और सी आपस में कनेक्टेड हो सीरीज के अंदर। अगर आर और सी कनेक्टेड हैं सीरीज में एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो सर्किट का जो इंपीडेंस आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो सर्किट में कौन सी चीज नहीं है इस बार, इंडक्टर नहीं है, तो एक्सएल की वैल्यू को जीरो मान लेंगे। इस बार किसको जीरो मानेंगे, एक्सएल इक्वल टू जीरो। जैसे आरएल सर्किट के लिए आपने एक्सी को जीरो लिया था, उसी तरीके से आरसी सर्किट के लिए आपको एक्सएल को जीरो मानना है। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और अगर एक्सएल को जीरो मानोगे तो माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होगा प्लस का एक्सी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में। ठीक है, अच्छा, जो फेज डिफरेंस आएगा करंट और वोल्टेज के बीच में वो कितना आएगा, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल को जीरो पुट कर दो, ये आएगा माइनस एक्सी अपॉन आर, और ये आंसर नेगेटिव में आएगा। देखो, ये नेगेटिव में आएगा आंसर, मतलब फेज डिफरेंस नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आरसी सर्किट में हम देखेंगे तो करंट और वोल्टेज में से कौन लीड करेगा, तो फेज डिफरेंस जब भी नेगेटिव आता है तो समझ जाना कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। आरएल सर्किट में कौन लीड करेगा, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस सॉल्व करने पे पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा।
है ना, यहाँ पे प्लस का सिंबल है ना, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। फेज डिफरेंस पॉजिटिव आने का मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा होगा। तो आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा और कितने एंगल से लीड करेगा वो इस फॉर्मूले से सॉल्व करके कैलकुलेट करना है। अगर आरसी सर्किट की बात करेंगे तो कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर नेगेटिव में आएगा और कितना लीड करेगा वो इसको सॉल्व करने से पता चलेगा, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे। फिर तीसरा सर्किट हो सकता है एलसी सर्किट, फॉर एलसी सर्किट। अगर एलसी सर्किट होगा तो किसको जीरो मानोगे, आर को जीरो मान लोगे। वैसे ये आइडियल केस में हो सकता है, बाकी जब भी आप इंडक्टर और कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हो तो इंडक्टर का और कैपेसिटर का खुद का भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अनवांटेड तरीके से सर्किट में आ जाता है, आप नहीं भी चाहोगे तो भी आ जाएगा। तो आर को हम जीरो नहीं कर सकते किसी भी सर्किट में, लेकिन एक आइडियल कंडीशन मानी गई है कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर हमने सीरीज में एक ऐसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, जीरो के बराबर है, तब ये लगाना है। ठीक है, तब ये कंडीशन स्टडी की जा रही है। तो बताओ इंपीडेंस क्या आएगा, इंपीडेंस आएगा, अब आर की वैल्यू तो जीरो पुट कर देंगे तो ये आएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक्सएल माइनस एक्सी। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है, लेकिन आपको जो भी डिफरेंस आएगा उसको पॉजिटिव में ही लेना है, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता उसी तरीके से इंपीडेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इंपीडेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एक्सएल अगर ज्यादा है एक्सी से तब तो ये डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है तब ये डिफरेंस आएगा नेगेटिव में, है ना। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में डिफरेंस आएगा तो हम उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में ही लिखेंगे, नेगेटिव में नहीं लेना है, इसलिए मोड का सिंबल लगाया है हमने। ठीक है, बताओ करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे फाई इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई जीरो। आर की वैल्यू तो जीरो पुट करनी है ना, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई जीरो, तो ये बनेगा इनफाइनाइट। लेकिन प्लस इनफाइनाइट बनेगा या माइनस इनफाइनाइट, अगेन वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है। अगर एक्सएल ज्यादा है एक्सी से तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी जिसको आप जीरो से डिवाइड करोगे तो प्लस इनफाइनाइट बनेगा ये, और अगर एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है उस कंडीशन में ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको जीरो से डिवाइड करोगे तो माइनस इनफाइनाइट बनेगा। टेन फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट जब भी होती है तो वो पाई बाय टू एंगल पे होती है, इसका मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू निकल के आएगी टेन इनवर्स प्लस माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पाई बाय टू के बराबर। ये आपको याद रखना है कि टेन फंक्शन इनफाइनाइट कब होता है, पाई बाय टू एंगल पे होता है। तो अगर ये जो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है ये प्लस इनफाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस होगा प्लस पाई बाय टू, और ये सॉल्व करने पे अगर माइनस इनफाइनाइट बन रहा है तब फेज डिफरेंस होगा माइनस पाई बाय टू। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लगाया। तो ये हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और कौन लीड करेगा कौन लेग करेगा वो डिपेंड करेगा कि एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है या एक्सी की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, तीनों का बिहेवियर आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस हमेशा करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखने की कोशिश करेगा, वो करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखेगा। सेम फेज मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो बनाने की कोशिश करेगा, कौन, रेजिस्टर। लेकिन इंडक्टर की टेंडेंसी ये होती है कि वोल्टेज को लीड करवा दे और करंट को लेग करवा दे बाई एंगल पाई बाय टू। इंडक्टर का काम क्या है, वोल्टेज को लीड करवाना और करंट को लेग करवाना, कितने एंगल से, पाई बाय टू एंगल से। और कैपेसिटर का काम एकदम उल्टा है इंडक्टर से, कैपेसिटर का काम है करंट को लीड करवाना, वोल्टेज को लेग करवाना बाई एंगल पाई बाय टू। ये चीज समझ में आई क्या, कैपेसिटर का काम है करंट को लीड करवाना, इंडक्टर का काम है वोल्टेज को लीड करवाना, और रेजिस्टेंस का काम है दोनों को सेम फेज में रखना। ठीक है, तो ये इनका नेचर आपको याद रखना है।